हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज आपको क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 2 का पार्ट 3 बताऊंगा, जो कि मेरे पेज नंबर 13 पर क्रिएट होने जा रहा है। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का परीक्षण करेंगे। इसके पहले आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने आपको अम्लों के रासायनिक गुण, सूचकों और अम्ल व क्षारक की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया के बारे में बताया हुआ था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पर देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि जो भी मैं समझा रहा हूं आप उसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम परीक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण हम तब कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूना का जो पानी होता है उसका रंग दूधिया होने लगता है। ठीक है, यदि हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो वह पानी जो होता है दूधिया हो जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इस पर उपस्थित है। और यदि अधिक मात्रा में उस गैस को प्रवाहित करेंगे तो वही जो दूधिया पानी है वह फिर से जल यानी कि पानी के जैसे कलर का हो जाता है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जब हमने क्रिया कराई तो एक कैल्शियम कार्बोनेट और जल H2O जल बना। अब देखते हैं कि ये जो जल का पानी, ये जो जल है, ये कैसा कलर होगा, इसका दूधिया कलर हो जाएगा। तो हम जान जाएंगे कि नहीं, इस मिश्रण पर कार्बन डाइऑक्साइड है वो मौजूद है। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड इस निरंतर मात्रा में इस पर बढ़ाते रहें, कार्बन डाइऑक्साइड इसको देते रहें, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड जब क्रिया करेंगे तो एक कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेते हैं, यानी कि HCO3 का होल ट्वाइस। और इस पर जो जल का पानी का जो रंग होता है वह फिर से पहले जल के जैसा हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए बात करते हैं अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है। तो आपको बता दें कि जैसा इस पर लिखा हुआ है कि जब हम किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो उनकी अभिक्रिया कराने से लवण और जल प्राप्त होता है। आइए एग्जाम्पल पर देख ले, जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये क्या है, एक प्रकार का अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, क्षारक है। जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होता है NaCl यानी कि लवण, जो क्या है, लवण है, और जल H2O प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं तो जो क्षारक होता है वो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है, और जो अम्ल होता है वो क्षारक के प्रभाव को खत्म कर देता है। तो इस प्रकार जब दोनों का प्रभाव खत्म हो गया तो वहां पर लवण बन जाता है, लवण और जल का निर्माण होता है। और इसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये बहुत ही बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, और इसको आप समझ लेंगे तो ये बहुत ही सरल है और इसको आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए क्या कहता है, इसी अभिक्रिया से रिलेटेड है कि जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं या समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है, अम्ल एवं क्षार की ही अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो अम्ल
क्षारक का प्रभाव खत्म करता है और जो क्षारक है वो अम्ल का प्रभाव खत्म कर देता है। ऐसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात आए तो उस एग्जाम्पल पर आपको बिल्कुल सेम यही एग्जाम्पल आपको लिख देना है, यानी कि HCl प्लस NaOH की अपक्रिया हमने करा दी तो हो गया लवण और जल बन गया। ठीक है, तो ये एक प्रकार से उदासीनी अपक्रिया का उदाहरण भी हो गया और इसकी डेफिनेशन भी हो गई, जो आपको बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए और ये अधिकांश बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। अब आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया करने से क्या होता है। तो देखिए, धात्विक ऑक्साइड जैसे CuO या MgO, कॉपर ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? धात्विक ऑक्साइड है कि धातु का ऑक्साइड। तो इनमें क्या होता है कि ये भी धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो वह भी लवण और जल बनाता है। कैसे कि कोई हमने धात्विक ऑक्साइड ले ली CuO और प्लस इसकी अपक्रिया करा दी अम्ल के साथ में, बैलेंसिंग के लिए 2 का गुणा किया हुआ है, तो CuO प्लस HCl ये अपक्रिया करके CuCl कॉपर क्लोराइड बना देते हैं और जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉपर क्लोराइड है ये क्या है? लवण है। ठीक है, लवण है। और H2O ये तो आपको पता ही है क्या है? जल है। अब इस पर जो होता है कि जो कॉपर क्लोराइड है, यहाँ पर नोट में लिख दिया है कि कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ये जो विलयन होगा उसका जो रंग होगा वो कॉपर क्लोराइड की वजह से नीला हो जाता है। आपको इस नोट पॉइंट को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। एग्जाम पर पूछ सकता है कि जब किसी धात्विक ऑक्साइड की क्रिया या जब कॉपर ऑक्साइड क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो कॉपर क्लोराइड बनने के साथ में विलयन का रंग किस कलर का हो जाता है। तो आपको तुरंत जवाब में देना है कि विलयन का कलर नीले रंग का हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, अब क्षारक के साथ जो धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया कराएंगे तो उनकी अपक्रिया कराने से भी हमको लवण और जल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कोई क्षारक ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जब इनकी हम क्रिया कराते हैं तो क्षारक में हमने CaOH का होल ट्वाइस लिया और धात्विक ऑक्साइड जैसे कि CO2 ये हमारे एक प्रकार से धात्विक ऑक्साइड होती है। इसकी जब हम क्रिया कराएंगे तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल मिलता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का लवण और H2O जल है। तो ये ऐसी अपक्रियाएं जो होती हैं, आपसे पूछ ले कि धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया जब किसी अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो आपको बताना है कि धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया जब किसी अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण और जल की प्राप्ति होती है, और जब अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया किसी क्षार और धात्विक के साथ उसकी अपक्रिया कराते हैं तो भी हमको लवण और जल प्राप्त होते हैं। आइए बात करते हैं इनके जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। ठीक है, कि किसी जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक कैसा प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अम्ल में। तो जल की उपस्थिति में जो अम्ल होते हैं वो H धनात्मक यानी हाइड्रोजन धन आयन उत्पन्न करते हैं। ये आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से कि जल की उपस्थिति में अम्ल जो है H धनायन उत्पन्न करते हैं और जो H धनायन होते हैं वो H3O धन, यानी कि इसको हम H3O को हाइड्रोनियम आयन के रूप में बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोनियन आयन के रूप में पाए जाते हैं। अब ये हाइड्रोनियन आयन के रूप में क्यों पाए जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो H धनायन होते हैं ये अस्थायी होते हैं और इनको स्थायी करने के लिए H3O धनायन का बनना पड़ता है। जैसे कि जब हाइड्रोजन धनायन क्रिया जल के साथ कराएंगे तो 2 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन मिला करके H3O बन जाएगा, जिसको कि हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल
HCl प्लस H2O की जब आप क्रिया कराएंगे तो 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन मिलकर के H3O बनाएंगे और क्लोरीन जो कि ऋण आयन यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों एग्जाम्पल आपको जब पूछ ले कि जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक क्या प्रभाव डालते हैं, तो अम्ल के लिए आपको इसको डालना है। अब क्षारक की बात करते हैं, तो क्षारक के लिए क्या प्रभाव होगा। तो देखिए, जब क्षार की अपक्रिया किसी जल के साथ कराते हैं तो ये OH निगेटिव आयन बनाते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड ऋण आयन बनाते हैं। देखिए यहाँ से पृथक हो जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोलते हैं तो सोडियम अलग आयन और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन अलग प्राप्त हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, इनको आप समझ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जल के साथ अम्ल व क्षारक को मिलाते समय हमको बहुत ही सावधानी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि केमिस्ट्री में हमें किसी भी विलयन को अपने खुले हाथों से नहीं छूना चाहिए, हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो जब हम किसी अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाते हैं तो हमको पता है कि लवण और जल बनाते हैं, लेकिन इनको मिलाने के लिए भी हमको सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि हमेशा अम्ल और क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, क्योंकि यदि इकट्ठा हम डाल देंगे तो उससे कोई गैस उत्पन्न हो सकती है जो कि हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है। इस वजह से हमको इनको थोड़ा थोड़ा डाल करके मिलाते रहना चाहिए। और यह प्रक्रिया बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है। मैंने आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपने पिछले अध्याय में बताया हुआ है। ऊष्माक्षेपी क्या होती है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्माक्षेपी क्या होती है, इसमें ऊष्मा की खपत होती है। तो जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इसको हम कांच के बर्तन लेंगे, और जब कांच का बर्तन गर्म होगा तो उसके टूटने का डर होता है। तो इस वजह से इसको हम लगातार पात्र को, जो जिस पात्र में अम्ल और क्षारक डालेंगे उसको लगातार हिलाते रहना चाहिए, ताकि उसका जो हीटनेस है, उसकी जो गर्मी है, वो ज़्यादा उस पात्र को हीट ना कर पाए। तो स्टूडेंट्स, ये भी सावधानियां भी आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। इनको अपने पेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आगामी आने वाले टेस्ट में मैं आपको इन्हीं से क्वेश्चन दूंगा। तब तक के लिए अब मैं अपना वीडियो कल फिर से अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर बने रहें और लगातार सब्सक्राइब और शेयर चैनल को करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।